गलतफहमियाँ हैं प्लाज्मा को लेकर या कोरोना को लेकर भी, और इससे रिलेटेड कहीं कमर्शलाइजेशन भी हो चुके हैं, कहीं गलतफहमियाँ और रॉन्ग ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सदर के जैन मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि वहाँ जब भी कोई साध्वी या साधु आते हैं और उनको कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होता है तो मैं बिना झिझक उनके यहाँ जाकर उनका ट्रीटमेंट करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। शांतिलाल जी मुथा जो भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष है वो मेरे पुराने मित्र हैं, मैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। और भाटापारा के श्री प्रकाश जी मोदी ये मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड है पिछले 20-25 सालों से। तो जैन समाज से मैं बहुत करीबी जुड़ा हुआ हूँ। इनके जो मेथड्स ऑफ सोशल सर्विस है, इनकी जो समाज सेवी भावना है, इससे मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। इसलिए बाकी कई ब्लड बैंक या इंस्टीट्यूट के बुलाने के बावजूद भी मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ जीतो या बीजीएस के साथ ही जुड़ा हूँ और किसी के साथ हमने खुद को नहीं जोड़ा। क्योंकि इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्फलेसनेस दिखती है, कहीं इनका कोई भाव नहीं है, कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, कहीं कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। इसलिए हमने एज अ गवर्नमेंट पर्सन इससे जुड़ने का फैसला किया है। विद रिस्पेक्ट टू कोरोना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों से ऐसा मार्केट में या न्यूज़पेपर में चल रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, कोरोना कम हो गया है, कोरोना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, नंबर्स कम होना, टेस्टिंग कम होना, इस बात को बहुत क्लियरली समझ लिया जाए कि हम जो है एज ऑर्गेनाइजेशन, एज गवर्नमेंट, वी आर स्टडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन मुंबई, वी आर स्टडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन न्यूयॉर्क एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूरोप। अमेरिका, अगर आप ग्राफ्स देखेंगे तो अभी दूसरे स्टेज पे जा चुका है, और वो पिछले स्टेज पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस थे उससे भी ज़्यादा जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ मीडिया डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम लोग आजकल हर चीज़ जो व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पे दिखती है उसको मान लेते हैं, या ट्विटर पे आती है उसको मान लेते हैं। जो नंबर्स दिख रहे हैं, कोरोना को हमने पिछले जो 7 महीने से देखा है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसके लिए कोरोना जो है कुछ नहीं है, सिर्फ एक आईपीएल की गेम की तरह है, वो रोज़ देखता है आज इतने बढ़ गए, इतने कम हो गए, इतने डेड हो गए, इतने ठीक हो गए। दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। और एक वो जो उससे प्रभावित होता है, जब तक पहला वाला प्रभावित नहीं होता है उसको नहीं पता चलता है कि कोरोना एक्चुअली है क्या। दिस इज़ नॉट ए सीजनल फ्लू, ये साधारण बीमारी नहीं है, ये डर की बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेतावनी देना भी ज़रूरी है। इसमें केयरफुल रहना, 3 बेसिक चीज़ें हैं। लोग पूछ रहे हैं वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। वैक्सीन आपके हाथ में है। वैक्सीन जो आपने ये लगाया है ये सबसे बड़ा वैक्सीन है, इससे बड़ा वैक्सीन कोई नहीं है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, इससे सस्ता और इससे सिंपल वैक्सीन अगले 10 सालों में नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, वैक्सीन को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं कि हम अभी वैक्सीन डालेंगे, अभी ये डालेंगे, मेडिकली एज अ डॉक्टर आई नो कि पहला वैक्सीन आएगा जनवरी-फरवरी में, उसका मार्केटिंग हो जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग लेंगे, फिर उससे पता चलेगा कि वो इफेक्टिव नहीं है, फिर दूसरा वैक्सीन आएगा। ऐसा करते करते हम 100% श्योर है कि ये बीमारी हमारे साथ अगले 1, 1.5, 2 साल रहने वाली है। तब हम इसको इंतज़ार करने के बजाय, इससे डरने के बजाय बेहतर है कि हम इसकी तैयारी कर लें। अब इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है? इसकी तैयारी मीडिया से प्रभावित होकर, इसकी तैयारी व्हाट्सएप पे सही या गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करके नहीं हो सकती है। इसकी तैयारी आप अपने घर से शुरू करिए। गवर्नमेंट ने एक ये लाया है, एक प्रोग्राम है जिसका है कि माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीमार ना हूँ। स्पेशली आप जो बाहर घूमते हैं, आप बिजनेसेस में हैं, आप दुकानदार हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कस्टमर्स आते जाते हैं, तो आपको ये पता करना है कि मैं उससे इन्फेक्ट कैसे ना हूँ। एवरी पर्सन शुड बी कंसिडर्ड एज इन्फेक्टेड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि हर आने वाला व्यक्ति ये मेरे लिए संक्रमण का रास्ता हो सकता है, ये हमको कंसिडर करते हुए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अब हम एक ग्रुप में बैठे हैं, खाना खाने चले गए, लॉकडाउन रिलीज हो गया, रेस्टोरेंट शुरू हो गया है। रेस्टोरेंट विल बी द मोस्ट कॉमन प्लेस। हमने ये देखा है मेडिकल कॉलेज में जितने डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं वो ट्रीटमेंट से पॉजिटिव नहीं आए हैं, वो कोरोना वार्ड में जाने से पॉजिटिव नहीं आए, क्योंकि वहाँ तो वो बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। वो पॉजिटिव आए हैं हॉस्टल में एक टेबल पे खाना खाने। सबसे ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि मास्क नहीं होता है, मास्क निकालते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, और ये एरोसोल जनरेशन जो है खाना खाते खाते बात करते करते डेफिनेटली होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
जब किसी भी ग्रुप में बैठे सबसे पहले तो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई फूड पार्टी अगर अरेंज ना हो, जो भी आपका अरेंजमेंट हो वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फैमिली आप बाहर जाना चाहते तो जा सकते हैं, उसमें भी मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा कि अवॉइड किया जाए। और मास्क का इस्तेमाल निरंतर किया जाए। मास्क से ऑक्सीजन कम होता है, मास्क से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ये सारी गलत बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं। मास्क लगाने से आज तक किसी को, जापान में पिछले 50 साल से लोग मास्क लगाते हैं, उनका कल्चर ही है मास्क लगाना। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जापान में कोरोना का उतना प्रभाव नहीं है। ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, चाइना को छोड़कर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर मास्क लगाना एक आदत, जैसे हम टोपी पहनना या कोई टर्बन पहनना हमारे कल्चर में, वहाँ मास्क लगाना उनके कल्चर में। तो मास्क लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है, हाथ धोने से, सैनिटाइजर से हाथ धोने से कोई हाथों को नुकसान, कोई चमड़ी की बीमारी नहीं होती है। लोग ये आपके अपने घर में साफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए और ये रूल बना दिया जाए कि जब भी आप घर से निकलेंगे मास्क पहने बगैर नहीं निकलेंगे। जिस तरह आप चप्पल पहनते हैं उस तरह मास्क पहनना कंपलसरी है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी, माझी कुटुंब माझी जवाबदारी। इसका मतलब ये है कि मेरे घर की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है। जब आप अपना कुटुंब खुद ही संभाल लेंगे तो बाहर हर आदमी अपने कुटुंब को संभाल लेगा, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने का, जैसे पार्टीज कार्य नहीं करना, मास्क का इस्तेमाल करना, अननेसेसरी मिक्सिंग ना होना, जब भी मुलाकात हो सोशल डिस्टेंसिंग से मिलना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो अपने आप पैंडमिक अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। ये है पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो मीडिया है कि हम कम हो गए हैं, ये बात फिलहाल सही है, पूरे महाराष्ट्र में नंबर्स कम हो गए, लेकिन अब जो दिस इज़ एट द रॉन्ग टाइम। मुझे ये लगता है कि ये जो कम हुए हैं ये थोड़े से गलत टाइम पे हुए हैं, क्योंकि अभी दशहरा आ रहा है, नवरात्रि है, गरबा है, फिर उसके बाद दशहरा है, दशहरे के बाद दिवाली है, उसके बाद अगर आप बर्डी में जाकर देखेंगे तो जिस हिसाब की गर्मी आप देखेंगे, लोकल ट्रेन शुरू हो गई है, सारे इंटरसिटी ट्रेन शुरू हो गई है। तो ये मिक्सिंग होने के बाद हमें पूरा यकीन है, गवर्नमेंट को पूरा यकीन है कि 15 नवंबर के बाद हमारे केसेस फिर से बढ़ेंगे एंड दिस इज गोइंग टू राइज। लेट मी टेल यू कि विंटर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एंटायर वर्ल्ड। अगर आप अमेरिका समझ लीजिए, आप यूरोप समझ लीजिए, आप यूरोप का कल का पिक्चर देख लीजिए, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। यूरोप ने इंडिया को भी पार कर लिया था, जबकि वो बोला जा रहा था पिछले महीने कि यूरोप खत्म हो चुका है, सारे स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो कि 0 केसेस थे, उनमें 1800 लोगों में पॉजिटिविटी पाई। एक यूनिवर्सिटी में 1800 लोग, क्योंकि जो कि बंद थे, अगर हम हमारे स्कूल कॉलेज खोल देंगे, हमारी ट्रेनें खोल देंगे तो ये बढ़ने ही वाला है। तो ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के आसपास हम दुआ करते हैं कि इसमें सर्ज ना हो, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बढ़ने वाला है। जब बढ़ने वाला है तो जो पहली चीज़ है वो है एहतियात। प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन, आप प्रिवेंट करें। दूसरा, यदि होता है तो क्या करें, माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, आपको सबको पता है। हमने डेटा एनालिसिस जो किया है, जॉर्ज सर को भी पता है कि सबसे ज़्यादा डेथ जो हुई है वो उस पेशेंट में हुई है जो हॉस्पिटल सही समय पे नहीं पहुंच पा रहा। ये मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज में आज तक बहुत दुख की बात है कि जीएमसी में अभी तक 1350 लोगों की जाने गई, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज में नागपुर में। आईजीएमसी में 1143 लोगों की जाने गई है। ऐसा मिला के नागपुर में जब 2500 लोग 2 ही मेडिकल कॉलेज में जान गंवा चुके हैं, उसका हमने डेथ एनालिसिस किया तो पता चला कि 23% ऑफ द पीपल वेयर ब्रॉड डेड। हर 4 में से एक व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुका था, और रिमेनिंग जो परसेंटेज है उसमें से 19% ऑफ द पीपल डाइड विद इन 24 आवर्स। यानी 100 में से 50 लोग 24 घंटे, डॉक्टर करेगा ही क्या फिर? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ सर्ज आता है, जब भी आपको सोसाइटी में ऐसा बंदा दिखता है, ठीक है, डर का बहुत बड़ा माहौल है, हॉस्पिटल में जाना नहीं है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो अकेले हो जाएंगे, वहाँ क्या होगा पता नहीं चल रहा है, ये सब नहीं है। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में 3 दिन जिंदा रह जाता है, वो व्यक्ति के बचने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव यू कि आप हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। अगर आपका सैचुरेशन आपके किसी भी व्यक्ति का, आप घर घर जाते हैं, आप लोग, दिस प्रोग्राम प्रोबेबली इज नॉट ए जनरल प्रोग्राम, ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है।
एक मैनेजमेंट में ट्रेन द टीओटी प्रोग्राम होता है। आई थिंक दिस प्रोग्राम शुड बी कंसिडर्ड एज ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, क्योंकि ये हर व्यक्ति खुद में एक एक्सपर्ट है, हर व्यक्ति खुद में एक लीडर है। तो उनको ये बताना चाहिए कि 94 के नीचे अगर सैचुरेशन कंसिस्टेंटली 1 घंटा आधा घंटा 94 के नीचे रहता है और उस व्यक्ति को शुगर डायबिटीज या कोई भी चीज़ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही गोज टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही गोज टू ए प्रॉपर हॉस्पिटल जहाँ कोरोना का व्यवस्थित ट्रीटमेंट होता हो। आज मेरे पास जीएमसी में 150 बेड खाली है, लेकिन डर का माहौल इतना है कि कोई मेडिकल नहीं जाना चाहता। गरीब आदमी भी घर बेच के प्राइवेट में जाना चाहता है। मैंने 4 हॉस्पिटल पे रेड किया हूँ और ये पता किया हूँ कि जीएमसी जिस हिसाब से 4 हॉस्पिटल में गया था, उस हिसाब से जीएमसी और आईजीएमसी 4 दर्जे ऊपर है। क्योंकि जीएमसी में अंदर आने वाला हर आदमी एमडी है, क्वालिफाइड पर्सन है, 10-10 साल का अनुभव रखता है। हम ऑलरेडी 7,500 पेशेंट को ठीक कर चुके थे और ये लोगों ने प्राइवेट में, अब मैं प्राइवेट के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट की, सर्वेंट टाइम पर नहीं आता है, आप लोगों को 7 स्टार हॉस्पिटल के लुक की आदत होती है। लेकिन मैं बताता हूँ कि शहर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो जीएमसी से अच्छे हुए और मुझे गर्व है। मैं नाम नहीं लेना चाहता प्राइवेसी के लिए, लेकिन आप लोगों में से ही काफ़ी बड़े बिजनेसमैन मेरे यहाँ आईसीयू में ठीक होकर गए हैं, जिनको प्लाज्मा भी मिला। तो आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर जीएमसी। जो लेवल का ट्रीटमेंट प्राइवेट में चल रहा है और जो लेवल का ट्रीटमेंट जीएमसी में चलता है, सिर्फ आपको सुविधाओं को छोड़कर हॉस्पिटैलिटी, वी आर गोइंग टू ए हॉस्पिटल, वी आर नॉट गोइंग टू ए होटल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स और नर्सेस हमारे यहाँ हैं, उनका अनुभव 20-20 सालों का है, 25-25 सालों का है। सारे प्रोफेसर, आई एम प्राउड टू से कि जितने भी कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर साहब जब बीमार हुए, कलेक्टर साहब जब बीमार हुए, उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं। दे नेवर वेंट टू सी लुक एट देयर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, कि वो लोगों ने कोई भी प्राइवेट के वीआईपी डॉक्टर से इलाज नहीं लिया। उनको ये पता था कि हम 7,000-6,000 पेशेंट का इलाज कर चुके हैं, वो हमसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे और दे वेर डायरेक्टली इन टच। उन्होंने सारा ट्रीटमेंट, और जितने भी आईएएस ऑफिसर्स या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर थे या इवन पॉलिटिशियंस थे, उनका सारा ट्रीटमेंट जीएमसी के डॉक्टर्स ने किया है, आईजीएमसी के डॉक्टर्स ने किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 फायदे हैं। एक तो हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बेड्स अवेलेबिलिटी कभी भी रहती है। अनुजा मैडम जॉर्ज सर से आपको तुरंत मालूमात मिल जाएगी, डैशबोर्ड अवेलेबल है। और दूसरा है कि गरीब आदमी का 3-4 लाख रुपया खर्च करने में, घर बेचकर इलाज करने में कोई तथ्य नहीं है। अगर कोई डेट आया है, अगर उसकी जान जानी, तो वो 7 स्टार में भी जाएगी और मेडिकल में भी जाएगी। लेकिन उस दौरान अगर वो 3-4 लाख रुपया खर्चा करता है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को आप मेडिकल और मेयो भेजिए। हॉस्पिटैलिटी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। वो हमारी कमजोरी है कि हम उनको हॉस्पिटैलिटी नहीं दे पाते, थोड़ी बहुत सफाई का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ट्रीटमेंट वाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज तक 7,000 पेशेंट के इलाज में किसी को 1 रुपया नहीं लगा। तो इसलिए तो मैं 60,000 का इंजेक्शन हमने 150 लोगों के दिया, 1 रुपया किसी को नहीं लगा। कभी ये नहीं देखा कि ये पेशेंट के पास बीपीएल कार्ड है या एपीएल कार्ड है। हमने 4 करोड़ का रेमडेसिविर दिया है लोगों को, और कहीं सब आज भी हमारे पास सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर है प्राइवेट के मुकाबले। तो इंजेक्शन भी वहीं मिलेंगे, ट्रीटमेंट भी वहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जीएमसी एंड आईजीएमसी। आप बिना झिझक, बिना किसी संकोच के जीएमसी आईजीएमसी भेजिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, 1 घंटा लग रहा है एडमिशन के लिए, 2 घंटा लग रहा है, वो सारी हमारी कमजोरियाँ है, वो हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। मैडम ने हेल्प डेस्क बनाया है, वहाँ पर हमने डैशबोर्ड बनाया है। आईसीयू में अवेलेबल है नहीं है जगह, तुरंत आपको पता चल जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहूँगा। तो उससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो बेटर इलाज मिलेगा और दूसरा गरीब आदमी का पैसा होगा। वॉट वी आर सेइंग प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई इलाज चल नहीं रहा है, बीएचएम में डॉक्टर इलाज कर रहा है और 3 लाख रुपए का उसका बिल बन गया 10 दिन में। ये कहाँ का है? दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सेकेंड पॉइंट में मैं आता हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में जो आज सच या सही या गलत है वो आप लोग, बिकॉज यू योरसेल्फ आर लीडर्स इन योर ओन सेल्फ, यू शुड नो कि प्लाज्मा किससे देना चाहिए और किसको देना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्लाज्मा लेने का मैं आपको सिंपल टेक्निकल चीज़ मैडम और डिटेल में भी बताएगी आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्लाज्मा सिर्फ 18 साल से 60 साल की उम्र तक लिया जाना चाहिए। प्लाज्मा एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडीज, एवर प्रेग्नेंट लेडीज से नहीं लिया जा सकता, उसके साइंटिफिक रीजन से, उसके रीजन होना चाहिए। या सिंपल ये करिए कि प्लाज्मा सिर्फ जेंट्स से लीजिए, टेक्निकल रीजन से जेंट्स से लीजिए प्लाज्मा 18 से 60 साल तक।
अगर किसी को कोई बीमारी है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, तो उनसे प्लाज्मा मत लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेफ्टी है डोनर की। अगर एक भी डोनर ब्लड देते टाइम, प्लाज्मा देते टाइम उसकी जान को कुछ खतरा होता है तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि प्लाज्मा डोनर की सेफ्टी। डोनर सिलेक्शन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हमको 2 प्लाज्मा कम मिले तो चलेगा, लेकिन हमने एक प्लाज्मा डोनर की जान को कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना। एंड इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। सिर्फ आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल हो, 18 से 60 साल की उम्र हो, प्रेगनेंट लेडी ना हो, सिर्फ जेंट्स हो, बीपी अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो प्रॉपर कंट्रोल्ड है तो चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से डायबिटीज़ में नहीं लेना चाहिए। पीपल आर कलेक्टिंग प्लाज्मा इन डायबिटीज़, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है कि डायबिटीज़ में कुछ अलग प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। किसी को किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो उनसे मत लीजिए। एक नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए जिसको प्लाज्मा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे आप ले लीजिए। और ऐसे हमारे पास इस शहर में कम से कम 50,000 लोग को आपको मिलते हैं। 50,000 रिकवर्ड पेशेंट की लिस्ट आपको है, अपने पास अवेलेबल है। उसके बारे में भी कुछ प्रॉब्लम है कि लिस्ट किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी। बट अपने पास पेशेंट की लिस्ट है, जब 50,000 की लिस्ट है और हमारा टारगेट सिर्फ 10,000 या 5,000 है, तो काहे के लिए हमने नॉन स्पेसिफिक या हाई रिस्क लोगों को लेना चाहिए। तो अपने हाई रिस्क लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, कब लेना चाहिए? देखिए, जो भी पेशेंट पॉजिटिव होकर, निगेटिव केस की तो आजकल इंडिकेशन नहीं है, जो भी पेशेंट पॉजिटिव होकर 28 दिन हो चुके हैं या जिसका लास्ट सिम्टम, आज मुझे बुखार है 1 तारीख को, आखिरी बुखार है, 28 तारीख को मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ। कुछ संस्थाओं ने, कुछ ब्लड बैंक ने 10 दिन और 12 दिन में लेना शुरू किया है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और हमने FDA को लिखा है कि 12 दिन में प्लाज्मा लेना इज डेंजर टू द डोनर, क्योंकि वो अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ, आप उसकी एंटीबॉडीज निकाल दे रहे हो और जिसको दे रहे हो उसको शायद आप लाइव वायरस दे। देखिए, 10 दिन में जो डिस्चार्ज पॉलिसी ICMR ने बनाई है वो अपने हॉस्पिटल बेड्स की कमतरता को देखते हुए बनाई है। फॉरेन में लोग 18 दिन में डिस्चार्ज होते हैं, 25 दिन में डिस्चार्ज होते हैं। 10 दिन का डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो 10 दिन में पूरा अच्छा हो गया। 10 दिन बाद उसको एक कंसोलेशन फेज होता है, एक रिकवरी फेज होता है, वो 18 दिन का होता है। इसलिए हमने 28 दिन में जब उसका वायरस टोटली इनइफेक्टिव हो गया है, तब जाकर हम उसको एंटीबॉडीज उससे निकाल सकते हैं। तो 28 दिन विदाउट टेस्टिंग, US FDA, अमेरिकन FDA ये परमिशन देता है कि अगर आप निगेटिव रिपोर्ट लाते हैं तो आप 15 दिन में कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम 2800 रुपये या 2200 रुपये खर्चा करके निगेटिव रिपोर्ट क्यों लाएंगे? इसलिए बेहतर है कि 28 दिन में नो निगेटिव रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। लास्ट सिम्टम 28 दिन आप बिल्कुल ले सकते हो। उसके लिए क्या जरूरी है? अब 28 दिन हो गए, हेल्दी भी है, सब कुछ है, फिर ये एंटीबॉडी टेस्टिंग। एंटीबॉडी टेस्टिंग में आपको पता चलना चाहिए कि इनके अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं। एक ब्लड बैंक ने जो निकाला है कि हमको जो विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडीज चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। मैडम, लेट मी क्लैरिफाई, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट RBD एंटीबॉडी नहीं चाहिए या न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी नहीं चाहिए, अभी तक कहीं पर भी डिसाइडेड नहीं है। तो आपको RBD हो या न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडीज हो या टोटल IgG हो, यदि वो पॉजिटिव है तो हम उनका प्लाज्मा ले सकते हैं। प्लाज्मा लेने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। 45 मिनट्स आपको प्लाज्मा दिया जाएगा। 40 मिनट में प्रोसीजर खत्म होता है, ब्लड अंदर जाता है, उसका जो मेन पानी वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट है, वो निकाल लिया जाएगा। इट इज इनफैक्ट इवन ईजियर देन ब्लड डोनेशन, क्योंकि उसको रेड ब्लड सेल्स वापस दे दिए जाएंगे। हर आदमी एक टाइम पर 400 ml प्लाज्मा दे सकता है। हर 21 दिन में दूसरी बार भी दे सकता है, क्योंकि ये सिंपल वाटर है, एंटीबॉडी डेवलप होती रहती है। तो एक बार देने के बाद आप ब्लड 3 महीने नहीं दे सकते, लेकिन प्लाज्मा आप हर 21 दिन में, हर 3 हफ्ते बाद, ऐसा 5 महीने तक दे सकते हैं, तब तक आपकी एंटीबॉडीज है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्राइमरी आप सबसे फर्स्ट डोनेशन ले, लेकिन यदि किसी का एंटीबॉडीज बहुत हाई है, जैसे लेवल 1 चाहिए, किसी का लेवल 28 या 24, इट इज वेरी हाई एंटीबॉडी, इट विल बी अ वेरी गुड प्लाज्मा, तो हम उससे 2 बार रिक्वेस्ट करें लेने की, 3 बार रिक्वेस्ट करें। मैं जीतो से और इनसे जीवन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हायर टाइटर वालों का आप डेटा रखें, ताकि आप उनको रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर सकें कि भैया आपकी एंटीबॉडी बहुत अच्छी है, आप इसकी डोनेट कर सकते हैं। दिस इज फॉर डोनेशन। GMC में यदि डोनेट करना है, तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि GMC में डोनेट किया जाए, तो हम हर डोनर को 2,000 रुपये भी देंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है फॉर इंसेंटिव। हालांकि हम प्लाज्मा को पैसा नहीं दे रहे। इट इज 2,000 रुपीज विदाउट फेयर, वेदर इज यंग, ओल्ड, पुअर और रिच। हमारा ये रूल है कि हम हर डोनर को 2,000 रुपये का चेक देते हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि प्राइवेट ब्लड बैंक में
ब्लड बैंक चल रहे हैं, वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन हमारी इंसेंटिव है कि ये प्लान ही मेरा बनाया हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट मेरा बनाया हुआ है एज अ प्राइवेट पर्सन। गवर्नमेंट के रूल्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हमने पूरा प्रोजेक्ट अपने मन से बनाया था कि डोनर क्यों आएगा आपके पास। डोनर इसलिए आएगा कि उसको कुछ इंसेंटिव चाहिए। किसी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए 2000 रुपये के मायने उतने नहीं है जितने एक डेली वेज वर्कर के लिए। अगर उसको 45 मिनट में 2000 रुपये मिलते हैं तो लेट अस यूज दैट वे ऑफ इंसेंटिवाइजिंग डोनेशन। तो वो भी एक तरीका है। डोनेशन के बाद आप इमीडिएटली काम पे जा सकते हो, कोई कमजोरी नहीं है, कुछ नहीं। ये हो गया डोनेशन वाला पार्ट। किसको दे सकते हैं? इसको देने के लिए बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है। वेंटिलेटर का पेशेंट जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, उसको प्लाज्मा से फायदा नहीं हो। जैसे इसमें वेरी क्लियर, और हमने मैडम से और डॉक्टर से इसमें कई बार डिस्कशन किया है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर जो बहुत ही सीरियस हो चुका है, आजकल हो क्या रहा है, डोनेशन वाला पार्ट का है, रिसिपिएंट वाला पार्ट। कोई भी हॉस्पिटल, 60 हॉस्पिटल को परमिशन दे दी है। हर हॉस्पिटल बोल देता है, रिश्तेदार जब रिश्तेदार परेशान करता है डॉक्टर को कि सर हमारे पेशेंट वेंटिलेटर पे चले गए, सीरियस हो गया है, बार बार जब प्रश्न करता है तो डॉक्टर का सिंपल तरीका होता है कि जाइए आप प्लाज्मा लाइए। उनको पता है प्लाज्मा नहीं मिलने वाला, उनको पता है मैं प्लाटिना इंचार्ज उस पेशेंट को प्लाज्मा नहीं दूंगा क्योंकि उसका फायदा ही नहीं होना। वो पेशेंट की जान बचाना एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे पता है उसका फायदा नहीं होगा। एक तो मेरा एक प्लाज्मा वेस्ट हो जाएगा जो किसी और की जान बचाना। तो डॉक्टर के लिए सिंपल होता है, जब आप प्लाज्मा लेके आओ, वो दर दर भटकता है, मेडिकल आता है, मेयो आता है। तो हम ये चाहते हैं कि प्लाज्मा की इंडिकेशन आप लोग बहुत क्लियरली समझ लें। जिस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे गिरते जा रहा है, उसको NIV पे डालना पड़ रहा है, और स्टेरॉइड और ऑक्सीजन देने के बावजूद वो 94 से 90 पे आ गया है या 85 तक आ गया है, इसको सबसे अच्छा फायदा होगा प्लाज्मा का। इमीडिएट इसको प्लाज्मा मिला। जो वेंटिलेटर पे चला गया, जिसका सैचुरेशन 60 पे आ गया है, जिसका किडनी फेल हो गया है, उसको 10 प्लाज्मा देने भी फायदा नहीं। तो प्लाज्मा एक सही मॉडरेट ग्रेड के पेशेंट को देना चाहिए। RBD एंटीबॉडीज की कोई ज़रूरत नहीं है, एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल डू। और उसके बाद अगर इसको प्लाज्मा मिलता है तो सिर्फ 2 प्लाज्मा मिलना चाहिए। हमारे ट्रायल के हिसाब से, हमारे प्रोसीजर के हिसाब से सिर्फ 2 प्लाज्मा मिलना चाहिए। एक प्लाज्मा मिलना चाहिए आज, और एक प्लाज्मा मिलना है 24 घंटे के बाद। ये ट्रायल में मिलना चाहिए। यदि कोई फायदा दिख रहा है कि इनका सैचुरेशन 80 से 90 पे आ गया है, तो तीसरा प्लाज्मा देने की सोच सकते हैं। लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो फायदा होना आता है 2 प्लाज्मा में हो जाता है, उसके बाद उसका फायदा होता नजर नहीं आता। तो यू शुड गिव इट ओनली टू पर्टिकुलर पेशेंट। और हम ये चाहते हैं कि ये प्लाज्मा यंग पेशेंट में दिया जाए। यंग पेशेंट फाइट कोरोना वेरी वेल। अब हमारे यहाँ एक रिक्वेस्ट है कि 91 ईयर ओल्ड 91 साल के वेंटिलेटर पे चले गए हैं, उनके बच्चे अमेरिका में हैं, और उन्होंने सारे पॉलिटिशियन, होम मिनिस्टर, गार्डियन मिनिस्टर यहाँ से प्रेशर ला के 4 प्लाज्मा इस्तेमाल कर दिया। वो पेशेंट भी नहीं बचा, वो प्लाज्मा भी नहीं। और मैंने पेपर को लिखा था कि सर इनको प्लाज्मा काम नहीं करेगा, तो डायरेक्टली नहीं, इनको देना ही पड़ेगा। दे दिया, ठीक है, रूल के अगेंस्ट आता, दे दिया। फायदा क्या हुआ? मेरे 4 पेशेंट, यंग पेशेंट बच सकते थे। तो 91 ईयर ओल्ड तो गए नहीं, वो तो किस्मत में लिखा था, उसको ऊपर वाले की जो मर्जी हम लोग नहीं रोक सकते। लेकिन मेरे 4 पेशेंट और चले गए जिसको मैं प्लाज्मा दे सकता था। ये बात हो गई। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट में अगर प्लाज्मा मिलेगा तो फ्री मिलेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर मेडिकल के अंदर किसी को भी प्लाज्मा चाहिए, वो हम दे रहे हैं, फ्री देंगे। लेकिन गवर्नमेंट टू प्राइवेट अगर जाता है तो वो 5,500 रुपये उसको लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। नहीं तो क्या होगा कि हर डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते रहेगा, जाइए आप फ्री में प्लाज्मा लाइए, फ्री में प्लाज्मा लाइए। इसलिए हमने उसको एक नॉर्मल कॉस्ट कर रहे हैं 5,500। हमारी कोशिश रखी है जो कि 4 घंटे हो जाती है। तो दीज आर द रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। और मैं कुछ 2 शब्द प्लैटिनम बकेट के बारे में बोलना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे प्लाज्मा और कोविड से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीने में जब हमने देखा कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्लाज्मा का आने वाला है, तो हमने प्रोजेक्ट डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के फंड से ये फंड होता है। इसके अंदर हमने ऐसी मशीनें फिट की है जो 21 सेंटर, आज तक पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 6 जगह पर ये मशीन थी, स्पेशली बॉम्बे पूना साइड में। तो GMC में, IGMC में ये मशीन नहीं थी। हमने इसको 21 सेंटर पे पहुँचा दिया है। इसमें गोंदिया, चंद्रपुर, यवतमाल जैसे इंटीरियर एरियाज में भी 21 सेंटर्स पे प्लाज्मा बैंक अब परमानेंटली बन चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ कोविड ही नहीं, इसमें डेंगू का भी इलाज होगा, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी इलाज होगा। इस तरीके से इसका एक लॉन्ग टर्म विजन है। और इसका एक इससे भी लॉन्ग टर्म विजन है कि क्योंकि ये 21 सेंटर शुरू हो गए, तो आज के बाद यदि कोई बड़ी महामारी आती है तो इसके अंदर प्लाज्मा के माध्यम से या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन नाम का एक कोर्स होता है, MD इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जो कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ KEM में 1 सीट है।
उसको हमने अभी प्रपोज किया है NCI को कि हम इस कोर्स को पूरे महाराष्ट्र में एक ही जगह शुरू करेंगे। तो सिर्फ कोविड ही नहीं, कोविड उसके बाद प्लाज्मा बैंक, उसके बाद डेंगू से रिलेटेड ट्रीटमेंट और उसके बाद डॉक्टर का डेवलप होना, ये इस प्रोजेक्ट का ये है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपने मुझे लायक समझा कि मैंने बुलाया। लेकिन कोई भी प्रश्न आप मुझे प्रश्न लेवल पर पूछिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फैजल सर, अमूल्य जानकारी आपने, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग GMC में जब टेबल पे बैठे थे तब भी आपने अपनी जानकारी काफ़ी दी थी, शेयर की थी, अभी जानकारी दी। और मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज के वो लोग जो इस जानकारी को न सिर्फ समाज में अपितु समाज के बाहर भी बहुत अच्छे ढंग से स्प्रेड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, इस प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से आपकी अमूल्य जानकारी के द्वारा हम लोग समाज में और सोसाइटी को कहीं ना कहीं पे फायदा पहुंचा सकेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, मेरे ख्याल से कोविड के रिलेटेड सारे प्रश्न के उत्तर डॉक्टर साहब ने आपको दिए, क्योंकि कोविड के एकमात्र रिसर्चर अपन बोलो सकते हैं महाराष्ट्र में, तो डॉक्टर साहब अभी इस समय हमारे साथ में अवेलेबल है। दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी जो बहुत सारी सुपर भ्रांतियाँ थी वो भी थी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में आया, जैसे आपने कहा कि 28 दिन में कोविड का पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है, अगर वो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से 8 या 10 दिन में छुट्टी मिल जाती है, तो क्या हम ये मान के चले कि वो स्प्रेड नहीं कर सकता, वो कैरियर नहीं है करके? ये बहुत सही बात कही, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा कि 10 दिन हम हॉस्पिटल में रह के बहुत जोरदार है कि हम लोग भी सब जगह मैसेज को स्प्रेड करेंगे। 10 दिन के बाद में 7 दिन उसको आइसोलेशन में रहना कंपलसरी है। के हिसाब से 10 दिन में छुट्टी मिल जाती है, 7 दिन आइसोलेशन में रहना जरूरी है। और 17 दिन बाद में कोई कैरियर नहीं बन सकता, वो किसी को स्प्रेड नहीं कर सकता, ये संभावना रहती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया किया। किसी के